नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के बारे में। तो ये एसएचजी लेजिस्लेशन में से एक एक्ट है और इंसेक्टिसाइड्स ये नाम से ही पता चलता है कि ये एक्ट किस बारे में है। तो अगर आप इसमें से स्प्लिटअप देखेंगे तो साइड्स CIDS साइड्स मींस टू किल व्हाट? टू किल इंसेक्ट्स। तो अगर हमको इंसेक्ट्स को किल करना है तो उसके लिए जो भी केमिकल हम यूज करते हैं तो उसको कहेंगे इंसेक्टिसाइड्स। और ये नॉर्मली अभी हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं और गार्डनिंग में भी यूज होता है और ऐसे बहुत सारी जगह यूज होता है जहां पे आपको इंसेक्ट्स को किल करना होता है, उसीलिए इंसेक्टिसाइड एक्ट आया है। तो जनरली अगर नेचुरली हम देखेंगे तो नेचर में इंसेक्ट्स होते ही है और उसका भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रोल होता है। लेकिन जब ये एक्सेस क्वांटिटी में आते हैं तो उस टाइम आपको इनको किल करना पड़ता है और इसीलिए ये कुछ केमिकल्स यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। लेकिन ये केमिकल्स कैसे बनाने चाहिए, उसके लिए क्या लाइसेंसिंग होनी चाहिए, किसको बनाने के लिए ये परमिशन मिलनी चाहिए, उसके लिए उसने एग्जैक्टली क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए और यहाँ पे ये एग्जैक्टली कौन सी कमिटी, कौन से मेंबर्स इसको ये लाइसेंसिंग देते हैं, इसके बारे में ये इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 38 सेक्शंस हैं, 38 सेक्शंस और एक शेड्यूल है। तो ये 1968 से बनाया है और उसके बाद में इंसेक्टिसाइड रूल आ चुका है और फिर इंसेक्टिसाइड रूल्स में अलग अलग अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो इसमें पहला सेक्शन जो नॉर्मली रहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि ये रूल को क्या कहा जाएगा, तो ये एक्ट को कहा जाएगा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और ये टोटल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन थ्रू ये ऑफिशियल गैजेट पब्लिश किया है और उस डेट से यानी कि 2 सितंबर 1968 से ये इंडिया में लागू हो चुका है। ये कोई दूसरे एक्ट्स या लॉ की वजह से ये नहीं आया है, ये स्पेशल एक्ट है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। थर्ड सेक्शन है डेफिनेशंस के बारे में। तो जैसे ही आपको मालूम है कि बहुत सारी वर्डिंग आपको यहाँ पे क्लियर करनी होगी, उसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप ये पर्टिकुलर एक्ट को लागू करते हुए या फिर रूल्स में चेंज करते हुए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वर्डिंग, ये पर्टिकुलर सेंटेंस या ये पर्टिकुलर गाइडलाइन किस लिए लागू है। जैसे कि एनिमल्स, सभी लोगों को एनिमल्स की डेफिनेशन मालूम है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिक ऑफिशियल गैजेट में दिया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एनिमल्स कंसिडर करने होंगे। जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स के लिए एनिमल्स यूजफुल होते हैं और कुछ फिश जैसे या फाउल जैसे ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, यानी कि कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको पकड़ा जाता है या फिर कुछ जो फिश होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको सेल किया जाता है। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर यूजफुल होंगे तो इसको एनिमल्स कहा जाएगा। उसमें है बोर्ड यानी कि यहाँ पे अभी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड। तो जैसे बोर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो सकता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो सकता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो सकता है, या बहुत सारे बोर्ड्स के टाइप्स है। तो उसकी यहाँ पे जब हम इंसेक्टिसाइड एक्ट में बात करेंगे तो ये बोर्ड होगा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड। फिर है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लैबोरेटरी। तो इंसेक्टिसाइड्स के इंस्पेक्शन एनालिसिस के लिए ये पर्टिकुलर लैबोरेटरी है जहां पे इसका सैंपलिंग के बाद एनालिसिस होगा और फिर इस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड्स में कितना केमिकल है, कौन कौन से केमिकल्स है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में से है और उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए लैबोरेटरी यहाँ पे होगी जहां पे अलग अलग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट या एनालिटिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं और उसके साथ में जो भी यहाँ पे पर्सन्स होंगे, जो लैबोरेटरी इंस्पेक्टर होगा, एनालिसिस पर्सन्स होगा, एनालिस्ट रहेगा, वो सभी यहाँ पे काम करेंगे और उसके एनालिसिस के बारे में सभी को बताएंगे। फिर है इंपोर्ट। तो जैसे ही आपको मालूम है कि अगर इंडिया के बाहर से कुछ
यहाँ पे कुछ आपको मटेरियल लाना है, सब्सटेंसेस लाना है, तो इसको ये वो प्रोसेस को हम इंपोर्ट कहेंगे। तो ये कुछ आपको केमिकल्स की जरूरत हो सकती है जो बाहर से लाना पड़ेंगे, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कहेंगे। इंसेक्टिसाइड, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो मैंने बेसिकली वर्डिंग के हिसाब से बताई थी, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो है इंसेक्टिसाइड। यहां पर जो डेफिनेशन लागू होगी, तो जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट थ्रू या नोटिफिकेशन थ्रू, वो सभी सब्सटेंसेस को इंसेक्टिसाइड कहा जाएगा। तो यहाँ पे फंगिसाइड्स भी हो सकते हैं, वीडीसाइड्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे वर्डिंग का मतलब समझना जरूरी है। यहाँ पे फंगस को किल करने के लिए फंगिसाइड्स, वीड्स को किल करने के लिए वीडीसाइड्स। तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे यूज होंगे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, तो वो सभी सब्सटेंसेस जो लिस्ट आउट किए हैं उसको इंसेक्टिसाइड कहा जाएगा। ये जो इंसेक्टिसाइड्स है, इसके एनालिसिस करने के लिए जो भी पर्सन होगा लैबोरेटरीज में जो यूज करता है, काम करता है, उसको इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट कहा जाएगा। ये सेक्शन 19 में उसका डिटेलिंग दिया है, और इसके लैबोरेटरी के बारे में सेक्शन 16 में उसका डिटेलिंग दिया है। फिर है इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। तो इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर करते टाइम या फिर फॉर्मुलेशन करते टाइम, उसका यूज करते टाइम, उसका पैकेजिंग करते टाइम, लेबलिंग करते टाइम, स्टोरेज करते टाइम, ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम, जो भी इंसेक्टिसाइड्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज होगी उसको इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर है, उसका डिटेलिंग सेक्शन 20 में दिया गया है। फिर है लेबल। तो जैसे अभी हमने कहा है कि इंसेक्टिसाइड को मैन्युफैक्चरिंग, फिर बाद में पैकिंग करना होगा, और पैकिंग के ऊपर आपको लेबलिंग लगाना होगा कि ये इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर ये जो भी पैकेजिंग का आपका बॉटल होगा या कंटेनर होगा उसके अंदर इंसेक्टिसाइड है, किस केमिकल का इंसेक्टिसाइड है, किस कॉन्सेंट्रेशन में है, उसका मैक्सिमम जो भी डोसेस होंगे वो कितने अलाउ हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या फिर अगर इनकेस ये इनहेल हुआ या फिर इंजेस्ट हुआ या फिर स्किन से कांटेक्ट हुआ तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी जाती है। तो ये पूरा लेबलिंग रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में या फिर ग्राफिक मैटर फॉर्म में आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। उसके अलावा जो भी यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन का जो सिंबल रहता है वो सिंबल्स भी आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है लेबलिंग के अंदर। फिर है लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो इंसेक्टिसाइड ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी हमने बताया कि आपको मैन्युफैक्चर करना है, फॉर्मुलेशन करना है, या फिर उसका पैकेजिंग करना है, उसका लेबलिंग करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, या फिर यूज करना है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा, और ये लाइसेंस देने वाला जो काम है ये लाइसेंसिंग ऑफिसर करेगा। इसके डिटेल्स सेक्शन 12 में दिए गए। फिर यहाँ पे जो वन ऑफ द एक्टिविटी जो हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग, तो इंसेक्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए यानी कि कुछ प्रोसेस करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर जो भी अलग अलग एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे हमने पैकिंग की बात की, फिनिशिंग की बात की, लेबलिंग की बात की, या फिर फॉर्मुलेशंस भी यहाँ पे हो सकता है, कुछ ब्रेकिंग हो सकता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं या फिर डायल्यूट कर सकते हैं। ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी। तो ये जो भी प्रोसेस आप करने वाले हैं ये सभी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाएगा। फिर है मिस ब्रांडेड। तो यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स के पर्टिकुलर ब्रांडिंग, उसके कॉन्सेंट्रेशन, फिर किस पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट या फिर ब्रांडिंग दिया गया है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई गलत लेबलिंग लगाया जाता है, डुप्लीकेट लेबलिंग लगाया जाता है, या फिर गलत कंटेंट्स बताए जाते हैं, तो उसको कहेंगे मिस ब्रांडेड। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, यानी कि उसमें से एक तो लेबलिंग गलत होगा, या कंपनी नेम गलत होगा, या फिर सिमिलर वर्डिंग यूज किया जाएगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। जो भी लेबलिंग में बताया गया केमिकल या जिस कॉन्सेंट्रेशन से बताया गया उस हिसाब से वो केमिकल उस कंटेनर में नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसको मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। फिर है पैकेज। तो जो भी आप इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अलग अलग क्वांटिटीज में, अलग अलग डिवाइसेस में, कंटेनर्स में उसको पैकिंग किया जाता है। तो कुछ इंसेक्टिसाइड्स बॉक्स में पैक होते हैं, कुछ बॉटल्स में हो सकते हैं, कुछ गैस्केट्स, कुछ टीन्स या बैरल्स, केसेस, रिसेप्टैकल्स,
सैक्स, बैग्स, रैपर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे मीडिया आप यूज कर सकते हैं जहां पे आप ये इंसेक्टिसाइड पैक करेंगे। और फिर जिस एरिया में, जिस रीजन में जहां पे ये इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, पैकेजिंग एक्टिविटीज होती है, तो ये सभी एक्टिविटीज जहां पे होती है उसको हम कहेंगे प्रीमाइसेस। तो ये इंसेक्टिसाइड ओरिएंटेड प्रीमाइसेस हो सकता है, चाहे इसमें ये अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है, या फिर सेलिंग का काम हो सकता है, या फिर स्टोरिंग का भी काम यहाँ पे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा है प्रिस्क्राइब वर्ड। तो ये प्रिस्क्राइब जो भी लिस्टिंग किया जाती है, जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस बताए जाते हैं रूल्स के अंदर, जो भी एक्ट के अंदर बनाया है कि आप रूल बना सकते हैं, रूल में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, तो वहां पे प्रिस्क्राइब वर्डिंग यूज किया जाएगा। फिर है रजिस्टर्ड। तो जो भी हमने इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए या स्टोरेज के लिए या सेलिंग के लिए जो भी परमिशन दिया है, तो वो पर्टिकुलर फर्म आपको रजिस्टर करनी होगी। तो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड इसका मानेंगे कि ये जो भी नॉर्म्स है, ये जो भी एक्ट्स के अंदर गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो हमने फॉलो किए। और फिर सेल के लिए, तो सेल का यहाँ पे क्या है, तो जो भी इंसेक्टिसाइड जिस गाइडलाइंस के हिसाब से हमको पैक करनी चाहिए, लेबलिंग लगाना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड सेल कर सकते हैं, और लाइसेंस लेने के बाद ही आप ये सेल कर सकते हैं। उसके लिए भी पर्टिकुलर शॉप्स या फिर जो भी मार्केट है उसके भी गाइडलाइंस अलग से दिए हैं। फिर है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए गवर्नमेंट होगा, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट होगा। अगर यूनियन टेरिटरी एरिया तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो वहां पे कंट्रोल करेगा। वर्कर की डेफिनेशन जो नॉर्मली रहती है उसी हिसाब से यहाँ पर इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, सेलिंग के लिए जो भी यहाँ पे पर्सन्स काम करते हैं उसको हम वर्कर कहेंगे। फिर है फोर्थ सेक्शन, तो ये है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के बारे में। तो जैसे अभी हमने बोर्ड की डेफिनेशन देखी थी, तो वो बोर्ड की डेफिनेशन है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के बारे में। तो ये बोर्ड में अलग अलग एक्सपर्टाइज यहाँ पे काम करेंगे और अलग अलग आपको एडवाइसेस, गाइडलाइंस देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और जो भी यहाँ पे लाइसेंस होल्डर्स है उनको ये गाइडलाइंस पर्कुलेट होगी। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसमें जो पर्सन्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर जो होता है वो जनरली जनरल हेल्थ ऑफ सर्विसेज एक्स ऑफिशियो वो चेयरमैन होगा यहाँ पे। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस या एक्स ऑफिसर होगा, तो वो यहाँ पे सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का चेयरमैन होगा। बाकी के जो मेंबर्स है जैसे कि यहाँ पे ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया एक्स ऑफिशियो, या फिर प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियो, या फिर डायरेक्टर ऑफ स्टोरेज एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस उसका एक्स ऑफिशियो, या फिर चीफ एडवाइजर ऑफ फैक्ट्रीज एक्स ऑफिशियो, या फिर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस एक्स ऑफिशियो, या फिर डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फिर डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फिर डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो। तो ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से ये एक्सपर्ट्स यहाँ पे मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि हर एक एरिया में जहां पर भी ये इंसेक्टिसाइड आप यूज करने वाले हैं या यूज कर सकते हैं, उस हर एक रीजन के रिप्रेजेंटेटिव यानी यहाँ पे एक्सपर्टाइज यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड में काम कर सकते हैं। उसके अलावा है डायरेक्टर जनरल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ये स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली यूज होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, जॉइंट डायरेक्टर ट्रैफिक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो अगर आप रेल थ्रू ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं तो वहां पर एक्सपर्टाइज लगेंगे। सेक्रेटरी सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर फिशरीज, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रियल एडवाइजर केमिकल्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्टाइज रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि जब आप इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर करने वाले, स्टोर करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले,
किस मोड से आप ट्रांसपोर्ट करने वाले, बाय रेल, बाय रोड, बाय वाटर, तो उसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्टाइज यहाँ पे कमिटी में रहेंगे। फिर है एक पर्सन जो रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल्स। तो यहाँ पर ये पेट्रोलियम या केमिकल्स जो आप यूज करने वाले हैं उसके भी कॉन्सेंट्रेशन, उसके भी अलग अलग गाइडलाइंस, उसके डिटेल मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, या उसमें से अगर साइड इफेक्ट्स होने वाले, एडवर्स इफेक्ट होने वाले हेल्थ पे, तो वो पॉसिबिलिटीज क्या है उसके ओरिएंटेड गाइडलाइंस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम केमिकल्स का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इसके अलावा है फार्माकोलॉजिस्ट। तो जैसे ही अगर इंसेक्टिसाइड बाय मिस्टेक या फिर इंटेंशनली आप इंजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, या फिर स्किन थ्रू अगर आपके जाता है, तो वहां पे एंटीडोसेस क्या होने चाहिए। तो जो भी आपने इंसेक्टिसाइड यूज किया है वो केमिकल, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने क्वांटिटी में आपने लिया है, आपकी बॉडी का ओवरऑल वेट क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है, उसके बेसिस पे एंटीडोज डिसाइड होता है और फिर वो एंटीडोज आपको देना चाहिए। उस हिसाब से आपका ऑब्जर्वेशन होगा और फिर आपकी रिकवरी हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है कि उस टाइम की कंडीशन क्या है, लेकिन ये कंडीशंस पे इमरजेंसी सर्विसेज में आपको एंटीडोसेस एग्जैक्टली क्या देने चाहिए, मेडिसिन क्या देने चाहिए, इसके लिए फार्माकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। फिर है मेडिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो जैसे यहाँ पे इंसेक्टिसाइड की बात हो रही है तो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं और टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएगी, जैसे कि हमने टॉक्सिसिटी लो, मीडियम या हाई टॉक्सिक, या फिर LD50 और LC50 ये फॉर्म में देखा था। तो ये जो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, तो इसका भी यहाँ पे स्टडी होगा और इसका जो एक्सपर्ट पर्सन है वो एक्सपर्ट पर्सन यहाँ पे चाहिए। तो उस हिसाब से वो आपको गाइड कर सकता है कि ये लिथाल डोज या लिथाल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये केमिकल का मैक्सिमम टॉक्सिक लिमिट या परमिसिबल लिमिट्स कितना था, और फिर इसने कितना इनहेल किया है, इंजेस्ट किया है, या फिर स्किन थ्रू पेनिट्रेट हुआ है, और उसके बाद में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इसके भी गाइडलाइंस देने के लिए टॉक्सिकोलॉजिस्ट रहेंगे। फिर एक पर्सन जो रहेगा जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम अगर कोई टैंकर्स का या ट्रक का या जो भी व्हीकल आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर इंसेक्टिसाइड्स का स्पिलेज होता है या फिर लीकेज होता है, तो सॉइल या वाटर या रोड पे या लैंड्स पे जहां पर भी ये इंसेक्टिसाइड जाता है, तो उसके लिए भी आपको कंट्रोलिंग प्रोविजन करनी चाहिए। और यहाँ पे इसीलिए पब्लिक हेल्थ के ओरिएंटेड भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है। इन केस अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे अगर कोई दुर्घटना होती है या फिर उसके रिलेटेड ही कोई एक्सीडेंट होता है, लीकेज होती है, गैस लीक होता है, या फिर जो हमने मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में भी देखे थे कुछ केमिकल्स वाटर बॉडीज में भी या रिवर लेक्स में भी डिजॉल्व हो सकते हैं, तो ऐसे अगर कुछ चीजें होती है तो वहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ ओरिएंटेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी यहाँ पे कमिटी मेंबर्स में रहेंगे। 2 पर्सन्स है जो एग्रीकल्चर ऑफ स्टेट्स के ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो जो डायरेक्टर लेवल के हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता है, उस हिसाब से ये पर्सन्स आपको टाइम टू टाइम अलग अलग गाइडलाइंस देंगे कि इस केमिकल्स को यूज करना चाहिए, इस परसेंटेज में यूज करना चाहिए, या फिर जब आप स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स या पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं तो उसके मेथड्स क्या क्या है और अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, इसके बारे में ये एक्सपर्ट्स यहाँ पे आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ओरिएंटेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अगर जब इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टोरेज होता है, हैंडलिंग होता है, पैकेजिंग होता है, या फिर लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज होती है, उस टाइम आपको एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। इन केस एक्सीडेंट होता है, स्पिलेज होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फिर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो लैबोरेटरी बेसिस पे
जब ये रिसर्च किए जाते हैं कि ये एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, किस केमिकल्स का यूज होना चाहिए, किस केमिकल्स को बैन करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो उसके गाइडलाइंस के लिए भी यहाँ पे साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे होंगे, जो सबसे अच्छी लैबोरेटरी है। उसके अलावा है इकोलॉजिस्ट। अगर इन केस ये जो आप इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं फार्मिंग में, गार्डनिंग में या अलग अलग एरियाज में, तो उसका आपके इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, कितना इफेक्ट हो सकता है, और फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, या फिर अलग अलग जो लेस टॉक्सिक सब्स्टिट्यूट्स है उसको कैसे डिराइव किया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पे इकोलॉजिस्ट ये इंसेक्टिसाइड ओरिएंटेड स्टडी करेगा और फिर ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के सभी मेंबर्स को ये इनपुट्स दे सकता है। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि ये बोर्ड में अलग अलग जो एरियाज है, अलग अलग जो रीजन्स है, अलग अलग जो फील्ड्स है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके एक्सपर्ट यहाँ पे मेंबर्स इन्वॉल्व है। फिर आता है जो भी पर्सन्स नॉमिनेट किए हैं तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। इन केस किसी मेंबर्स का डेथ हो जाता है, किसी मेंबर्स ने कुछ रिजाइन दिया होगा या किस वजह से, हेल्थ रीजंस की वजह से या फिर ट्रांसफर की वजह से अगर वहां पे सीट वैकेंट होती है तो फिर से ये सीट आपको भरनी होगी, वहां पे सब्स्टिट्यूटेड पर्सन जो होगा वो फिल करना होगा। और इन केस अगर ये जो बोर्ड है तो रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन कमिटी जो होगी वो कमिटी से भी ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कमिटी भी यहाँ पे ये अपॉइंट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कमिटी के लिए भी अलग अलग से गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन कमिटी में कौन मेंबर होते हैं? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रजिस्ट्रेशन कमिटी होगी जिसमें ये चेयरमैन होगा और उसके अलावा जो 5 मेंबर्स होंगे, ये 5 मेंबर्स में से ड्रग कंट्रोलर होगा या फिर प्लांट प्रोटेक्टिव एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या फिर कोई जो एक्सपर्ट्स है वो एक्सपर्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है, उसके लिए एडवाइसेस, गाइडलाइंस देने के लिए रजिस्ट्रेशन कमेटी काम करेगी। तो यहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड रजिस्टर करने के लिए वो एप्लीकेंट आपको एप्लीकेशन देगा, उसकी डिटेलिंग देगा और उसके बाद में आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो भी इंसेक्टिसाइड है ये रजिस्टर होने लायक है या नहीं। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वो आप उसको बता सकते हैं और उसके बाद में अगर ये वेरीफाई होता है कि ये रजिस्टर होने जैसा है तो ये इंसेक्टिसाइड वहां पे रजिस्टर होगा। तो इसके लिए स्क्रूटिनी भी आप कर सकते हैं, वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्टिविटीज है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये अगर इंसेक्टिसाइड अगर जो भी एनिमल्स है तो ये एनिमल्स ने अगर इंजेस्ट किए तो उन पे क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर ह्यूमन बींग्स ने अगर इंजेस्ट किए या रिस्पायर किए या फिर स्किन थ्रू अगर कांटेक्ट होता है तो उन पे क्या इफेक्ट हो सकता है। ये ऐसे अलग अलग चीजें यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन कमेटी चेक कर सकती है और फिर वो चेयरमैन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो भी इंसेक्टिसाइड है वो रजिस्टर करना है या नहीं। और फिर जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनके इनपुट्स लेके उस पर डिस्कशन करके ये रजिस्ट्रेशन कमेटी यहाँ पे कॉमन डिसीजन ले सकती है कि जो भी इंसेक्टिसाइड के लिए एप्लीकेशन आए हैं उसको रजिस्टर करना है कि नहीं। इन केस यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स होंगे या फिर एक्सपोर्ट्स होंगे, अगर आपको रजिस्टर्ड केमिकल एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको परमिशंस लेनी होगी और रजिस्ट्रेशन कमेटी ये डिसाइड करेगी कि जहां पर भी आपको एक्सपोर्ट करना है उस कंट्रीज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो भी गाइडलाइंस है उसको ये फॉलो कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। फिर जो अदर कमिटीज हैं, जैसे कि अभी हमने बोर्ड के बारे में बात की, फिर उसके रजिस्ट्रेशन कमेटी के बारे में बात की, तो इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे कमिटीज बन सकती है। तो कंडीशन के बेसिस पे ये डिपेंड होगा कि यहाँ पे अगर आपको कुछ रीजन्स के लिए, कुछ एरियाज के लिए या कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए
तो ये स्पेशल कमेटी भी यहाँ पे बन सकती है। और फिर उसके जो गाइडलाइंस है, उसके जो पर्सन्स एम्प्लॉयबल है, वो ड्यूटीज उसकी क्या है, उसके जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में ये बोर्ड वहां पे डिटेल में आपको गाइडलाइन दे सकता है। जो भी बोर्ड हम फॉर्म कर रहे हैं उसकी भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली कमिटी क्या है, कितने कमिटी मेंबर्स होने चाहिए, एक्सपर्टाइज कौन है, और फिर उसके बाद में ये बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमिटीज और अदर कमिटीज को कैसे गाइड करेंगे। फिर है सेक्रेटरी। तो यहाँ पे सेक्रेटरी और मेन ऑफिसर्स जो है, जो मेन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और वो गाइड करते हैं बाकी पर्सन्स को भी। तो ये सेक्रेटरी अपॉइंट करने का काम जो है वो बोर्ड के चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स है वो फाइनलाइज करेंगे। और रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है उसके भी जो ऑफिसर्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ये बोर्ड फाइनलाइज करेंगे। फिर जो हमने अभी बात की इंसेक्टिसाइड रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये जो भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है इंसेक्टिसाइड इंपोर्ट करने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इंसेक्टिसाइड रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन कमेटी डिसाइड करेगी, बोर्ड फाइनलाइज करेगा कि यहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड रजिस्टर करना है या नहीं। तो ये नॉर्मली जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन देने के बाद ये 17 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में डिसीजन देना होगा। फिर सेक्शन 10 आता है जहां पर ये अपील आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि कोई भी एप्लीकेंट यहाँ पे इंसेक्टिसाइड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन कमेटी ने आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर कैंसिल किया, रिजेक्ट किया या सस्पेंड किया, अगर ये जो भी रिजल्ट है या फिर डिसीजन है कमेटी का, अगर ये आपको सही नहीं लगता है तो आप अपील भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है उसके बारे में सेक्शन 11 में कहा गया है। तो जो भी कमेटी मेंबर्स है, उसके जॉब प्रोफाइल्स है, उसके जो गाइडलाइंस है, उसके एडवाइजेस है, या फिर रजिस्ट्रेशन कमेटी है, या फिर स्पेशल कुछ बोर्ड यहाँ पे मेंबर्स हो सकते हैं या फिर कमिटीज हो सकती है, उसके लिए भी जो भी गाइडलाइंस है और उनके जो पावर्स है ये डिसाइड करने का या मॉडिफिकेशन रेक्टिफाई करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। फिर है 12 लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो जैसे हमने बात की कि जो भी एक इंसेक्टिसाइड को रजिस्टर करना है और जो भी इंसेक्टिसाइड ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, सेलिंग हो या फिर पैकेजिंग हो, तो इसके ओरिएंटेड आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये लाइसेंसिंग ऑफिसर्स यहाँ पे लाइसेंसिंग ओरिएंटेड जो भी गाइडलाइंस है, इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशंस है या फिर सजेशंस है, ये सभी बातें यहाँ पे ये लाइसेंसिंग ऑफिसर करेंगे। फिर एक ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो ये हमने पहले ही बात की कि कोई भी यहाँ पे पर्सन लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और फिर अगर उसके पास सभी प्रोविजंस होगी, फैसिलिटीज होगी और जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस बताए अगर वो फॉलो करने के लिए वो रेडी है तो उसको लाइसेंस मिल सकता है। इन केस जो भी उनको वो गाइडलाइन बताए हैं अगर वो फॉलो नहीं करता है, या फिर जो भी स्टोरेज एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उसके बारे में अगर उन्होंने कुछ गलत तरीके अपनाए या फिर लेबलिंग गलत की या फिर पैकेजिंग गलत की या फिर कुछ यूटिलाइजेशंस में या प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम किया, तो वहां पे ये लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। और इन केस लाइसेंसिंग ऑफिसर ने ये ऑब्जर्व किया, इंस्पेक्ट किया कि ये प्रॉब्लमेटिक केस है, इसका लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए, उसके बाद में अगर लाइसेंसिंग ऑफिसर का डिसीजन आपको गलत लगता है तो उसके लिए भी आप अपील कर सकते हैं। फिर जो लाइसेंस है वो उसका मेन बेस होता है इंसेक्टिसाइड का फॉर्मुलेशन। तो ये इंसेक्टिसाइड जो आप यूज करते हैं तो उसके अलग अलग सैंपल लिए जाएंगे और फिर उसका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस होने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरीज होती है वहीं पर उसका स्पेसिफिक एनालिसिस होगा, स्पेसिफिक मेथड से, स्पेसिफिक इक्विपमेंट से। तो आज की डेट में बहुत सारे एनालिटिकल इक्विपमेंट है जो सोफिस्टिकेटेड है और आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले या ईमेल या प्रिंट आउट फॉर्म में आप ये ले सकते हैं। तो ये जो डायरेक्टर है
जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी का होता है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सभी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरीज को अलग अलग जो फैसिलिटीज है या टाइम टू टाइम जो फैसिलिटीज चेंज हो सकती है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मैन पावर प्रोवाइड करना, और फिर उसके बाद में वो लैबोरेटरी के जो पर्सन से एनालिस्ट है उनका ये काम होगा कि ये सभी रिपोर्ट्स विद इन टाइम आपको देना चाहिए, उसके बाद में ही लाइसेंसिंग के ओरिएंटेड डिसीजन हो पाएगा। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और इसी वजह से यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड जो है वो प्रोहिबिट किए हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक एरिया रीजन के लिए भी यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का यूज करना यहाँ पे मना किया गया है। कुछ इंसेक्टिसाइड इंपोर्ट करने के लिए भी मना किया गया है। तो इंसेक्टिसाइड की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो नेगेटिव प्रॉपर्टी या एडवर्स इफेक्ट जो है हेल्थ पे ह्यूमन बीइंग के या फिर एनिमल्स के, इसी वजह से यहाँ पे ये कुछ प्रोहिबिशंस जो गाइडलाइंस है ये दी गई है। तो ये सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स जिसको सेल करने के लिए यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया है, तो ऐसे भी कुछ इंसेक्टिसाइड्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो कुछ सेलिंग एक्टिविटी, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, ऐसे चीजों में भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने के लिए भी यहाँ पे मना किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे भी कुछ इंसेक्टिसाइड्स यहाँ पे बताए हैं और वो उसकी लिस्टिंग जो है वो एक्चुअली शेड्यूल 1 में दी गई है। फिर जो इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट होता है, जैसे अभी हमने बात की कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरीज जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, वो लैबोरेटरीज के अंडर जो भी एनालिसिस का पार्ट होता है और उसके लिए जो पर्सन या एम्प्लॉय काम करता है वो होगा इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट। और इसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, स्पेसिफिक प्रिकॉशनरी मेजर्स इसको फॉलो करने होंगे, कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी यूज करने होंगे, और उसके बाद में ही इंसेक्टिसाइड का एनालिसिस पॉसिबल है। फिर है इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर, जो अभी हमने डेफिनेशंस में बात की थी। तो इंसेक्टिसाइड की जो भी एक्टिविटीज है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपरेशन, लैबोरेटरी R&D, या फिर पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एटसेट्रा, तो ये सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर जो भी गाइडलाइंस दिए गए वो गाइडलाइंस फॉलो होते हैं या नहीं, ये इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है और उसका स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल होता है। उसको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद में ही फिर वो यहाँ पे इंस्पेक्टर, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। फिर कुछ पावर्स दिए गए हैं इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स को। तो जैसे ही नॉर्मली फैक्ट्री इंस्पेक्टर या बाकी के जो एक्ट्स में इंस्पेक्टर होते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर ये किसी भी टाइम में किसी भी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, और वहां पे अगर जो भी गाइडलाइंस है अगर वो फॉलो नहीं होती है या फिर कोई ऐसे चीजें हैं जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी, तो वहां पर ये ऑफेंस भी हो सकता है, कुछ पेनाल्टीज भी यहाँ पे लागू हो सकती है। तो ये इंस्पेक्टर यहाँ पे डिसाइड करेगा, और इसीलिए ये कभी भी किसी भी जगह जहां पर भी इंसेक्टिसाइड लाइसेंस लिया गया है ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स को पावर्स दिए गए। तो इसके पावर्स के अंडर जो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, कैरियर होते हैं, डीलर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ये सभी आएंगे और इनको कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर काम करेगा। जो भी यहाँ पे क्रिमिनल केस हो सकती है, ऑफेंसेस हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 के तहत भी यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है उसको सीज करने का यहाँ पे पावर दिया गया है इंस्पेक्टर को। या फिर अगर आपको लगता है कि ये एक्टिविटी सस्पेंड होनी चाहिए, या फिर ये पर्सन्स को पेनल्टी होनी चाहिए, या पर्सन्स को इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, तो ये डिसीजन भी यहाँ पे इंस्पेक्टर ले सकता है। ये सभी पावर्स यहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को दिए गए। अभी सेक्शन 22 जो है वो रिलेट करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। तो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को भी कुछ गाइडलाइंस बताई गई है कि अगर आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन करना है, यहाँ पे आपको अगर किसी पे पेनाल्टी लगानी है, या फिर आपको यहाँ पे लगता है कि ये इम्प्रिजनमेंट वाली केस है, ऑफेंस वाली केस है,
तो उसके लिए भी आपको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शन को रेफर करना चाहिए, कौन कौन के फॉर्मेट्स आपको वर्कआउट करने चाहिए, और उसके बाद में ही ये डिसीजन लेना है। इसके लिए इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को भी प्रोसीजर बताई गई है सेक्शन 22 में। फिर सेक्शन 23 है जो पर्सन्स बाउंड टू डिस्क्लोज प्लेस वेयर इंसेक्टिसाइड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जहां पर भी ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन प्रोसेस या फॉर्मुलेशन प्रोसेस होती है इंसेक्टिसाइड की, तो वो प्रीमाइसेस यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, वहां पे फेंसिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे अननोन पर्सन या थर्ड पर्सन को परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर इन केस वहां पे उसका कुछ इश्यू है या फिर कोई थर्ड पर्सन जो लीगली यहाँ पे जा सकता है, ऐसे ही लोगों को यहाँ पे परमिशन मिलेगी, अदरवाइज बाकी लोगों की यहाँ पे परमिशन नहीं मिल सकती। फिर 24 जो है रिपोर्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड एनालिसिस। तो जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरीज में जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर या एनालिस्ट जो होता है, वो यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, वो टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे विदिन 60 डेज के अंदर कंपल्शन है कि ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको ये रिपोर्ट देना है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करेंगे केमिकल्स ओरिएंटेड, टॉक्सिकोलॉजिकल, डेटा ओरिएंटेड अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होती है वो पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब, या यहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक LD50 वैल्यूज है या LC50 वैल्यूज है, उसके गाइडलाइंस या उसके रेफरेंसेस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन देना जरूरी होगा। फिर है कॉन्फिस्केशन। तो यहाँ पे अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, कोई पर्सन ओरिएंटेड, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है। उसके अलावा है 26 में पॉइजनिंग ओरिएंटेड नोटिफिकेशन। तो इंसेक्टिसाइड अगर किस पर्सन ने लिया है, तो वो जो भी इंसेक्टिसाइड का पर्पस है उसके अलावा अगर उसने लिया है, तो यहाँ पे पॉइजनिंग के केस हो सकती है। और ये पॉइजनिंग के केसेस ये कुछ मिसयूज या फिर मिसहैंडलिंग के ओरिएंटेड भी हो सकती है। जैसे अगर आपको फार्मिंग में यूज करना है, तो फार्मिंग के अलावा आपने दूसरी जगह भी उसको यूज किया, या फिर आपने जो भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं उसको रिवर्स में या लेग्स में या वाटर बॉडीज में आपने उसको वॉश कर लिया, ऐसे कुछ अगर चीजें होती है, या फिर कुछ बाय मिस्टेक भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे ये पॉइजनिंग केसेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंपलसरी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लोकल बॉडीज होंगी उनको भी यहाँ पे आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर केस ऐसे हो चुकी है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी जरूरत होगी। तो ऐसे कुछ अगर केसेस होते हैं, तो वो रीजन ओरिएंटेड लोकल अथॉरिटी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट फिर डिटेल रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये पॉइजनिंग केसेस भी आपको यहाँ पे हैंडल करनी है और उनको गाइड भी करना है। उसके अलावा है 27 प्रोहिबिशन ऑफ सेल एटसेट्रा ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर रीजंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का सेल करना है। तो इंसेक्टिसाइड सेल करने के लिए कुछ शॉप्स में जो भी स्टोरेज, उसकी जो पैकेजिंग, उसकी जो हैंडलिंग, ये ऐसे बहुत सारी चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में या एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं आना चाहिए, या बाय मिस्टेक भी वो इंजेस्ट या रेस्पिरेशन या स्किन कांटेक्ट भी अवॉइड होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग यहाँ पे सेल करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है। तो ये गाइडलाइंस यहाँ पे 27 में दी गई। तो इसके लिए आपको पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पैकेजिंग के लिए अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड किए। फिर 28 जो है रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल होने वाला है रिजेक्शन की वजह से या फिर और कोई वजह से, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका ये पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड के लिए जो रजिस्ट्रेशन था, ये रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल हो चुका है। फिर 29 ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि जो भी इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम
स्टोरेज करते टाइम या पैकेजिंग, लेबलिंग या कंटेंट्स गलत प्रोवाइड करते टाइम, या लेबलिंग में कुछ कंटेंट्स है और अंदर कुछ कंटेंट्स है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, या फिर जितनी भी क्वांटिटी आपको कही गई है उससे ज्यादा क्वांटिटी आप हैंडल करते होंगे, ऐसी अगर कोई चीजें होती है तो यहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है आपको। या फिर अगर सीवियर केसेस है तो जैसे पब्लिक हेल्थ के ओरिएंटेड इश्यूज है, या फिर फैटेलिटी हो चुकी है, या फिर एनिमल्स या फिश या फाउल्स जो होते हैं उन पे डायरेक्ट अगर इम्पैक्ट होता है तो इसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे ऑफेंस हो सकता है या फिर पनिशमेंट हो सकती है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस ओरिएंटेड, अलग अलग कंडीशंस ओरिएंटेड आपको ये पनिशमेंट या ऑफेंसेस हो सकती है। फिर है सेक्शन 30 जो है डिफेंस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे नो डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, तो यहाँ पे ऐसे कोई जो भी चीजें हैं जहाँ पे ये आप क्वालिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड चेक करने वाले हैं या फिर उसका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेक करने वाले हैं, और जिसकी वजह से ये भी जो भी एक्टिविटीज है ये एक्टिविटीज करते टाइम अगर इंपोर्ट हो या मैन्युफैक्चर हो या फिर स्टोरेज हो, सेलिंग हो, तो वहां पर आपको ये चेक करना ही होगा कि इसका इम्पैक्ट कहीं पे नहीं होने वाला है। अगर ये होता है तो यहाँ पे ये जो भी आपको डिसीजन दिया गया है, जैसे कि आपको लाइसेंस दिया गया है या सेलिंग का परमिशन दिया है, वो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा जो है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ओरिएंटेड यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है। तो स्टेट गवर्नमेंट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, ये लोकल अथॉरिटी ये कंडीशंस के ओरिएंटेड ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेगी, या फिर कोर्ट में भी ये हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा है 33 जो ऑफेंस बाय कंपनीज। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ही या फिर स्टोर करने वाले ही जो भी कंपनीज होगी, तो ये कंपनीज का ही मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पर आपके कंपनीज पे ही ऑफेंस हो सकता है, ये गुनाह दाखिल हो सकता है, और जिसके ओरिएंटेड फिर यहाँ पे जो भी पेनाल्टी या इम्प्रिजनमेंट होगी या बोथ केसेस होगी तो ये भी लागू हो सकता है। तो कंपनी में मेनली यहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट बॉडी में जो भी मेंबर्स होते हैं उन पे ये लागू हो सकता है। अगर इनकेस ये इंडिविजुअल फर्म है या पार्टनरशिप है तो इंडिविजुअल्स या जो भी पार्टनर्स होंगे उन पे ये लागू हो सकता है। अगर ये बड़ी कंपनी है तो वहां पे डायरेक्टर्स जो होंगे वो डायरेक्टर्स पे भी यहाँ पे ये लागू हो सकता है। फिर है 34 पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द डायरेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मेन डिसीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही गाइडलाइंस है, उसके अंदर ही ये बोर्ड्स बनाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाती है, अदर कमिटीज बनाई जाती है, और अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। रूल्स भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए गाइडलाइंस बताई जाती है। तो ये डायरेक्शंस बताने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है और उन्हीं को पावर दिया गया है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें हो सकती है कि इंसेक्टिसाइड्स आपने यूज किया या फिर गलती से विंड डायरेक्शन की वजह से या फिर वॉशिंग फैसिलिटीज की वजह से या फिर रेन वाटर जो होता है वो सरफेस वाटर अगर कहीं पे मूव हो गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, या फिर कुछ अच्छी चीजों के लिए आपने इंसेक्टिसाइड यूज किया, या तो यहाँ पे एग्जैक्टली कंडीशन है, अगर गुड फेथ में अगर आपने कुछ एक्शन लिया है और वहां पर ये इंस्पेक्टर को डिसीजन लेना है या फिर वो ऑफिसर को डिसीजन लेना है कि अगर ये गुड फेथ में कुछ उन्होंने बात की है तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर है 36 जो है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिटेल गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे ये 36 में पावर दिया गया है कि इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट उनके कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आप रूल्स बना सकते हैं। तो वो अलग अलग जो एक्टिविटीज है या फिर पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शंस है, चाहे वो पैकिंग ओरिएंटेड रहो, लेबलिंग ओरिएंटेड रहो, या फिर रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेड रहो, या फिर जो बोर्ड के फंक्शंस है, रजिस्ट्रेशन कमेटी के फंक्शंस है उसके डिटेल्स, या फिर उसके माइक्रो लेवल पे कुछ अगर डिटेल्स बताने हैं या फिर कहीं पे कुछ चेंजेस करने हैं तो ये रूल्स भी वो बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये
गाइडलाइंस दिए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड आप अलग से रूल बना सकते हैं। उसके अलावा ये अलग अलग उनके पावर्स है, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स को बैन कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज है उनका जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसके कंटेंट्स यहाँ पे वो फाइनलाइज कर सकते हैं। जो फीस है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी चेंज होती जाएगी, ये भी उनको पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी पेएबल कुछ पनिशमेंट्स की फीस भी हो सकती है, या फिर कुछ अपील अगर होंगे तो अपील के लिए भी यहाँ पे फीस लागू होगी, या फिर जो लाइसेंस है उनको ग्रांटिंग या परमिशंस देने के लिए भी यहाँ पे कुछ फीस हो सकती है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि ये अलग अलग जो एप्लीकेशन से, फॉर्म से, या जो लाइसेंसेस है या फिर परमिशन से, उसके बारे में भी वो कंटेंट्स रिन्यू कर सकते हैं। तो ये कंटेंट्स रिन्यूअल का, या फिर प्रिपरेशन का, या फिर पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रिपरेशन का, या फिर रजिस्ट्रेशन के कुछ गाइडलाइंस चेंजेस करने का, ये अलग अलग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है। और फिर उसके अंडर अगर रूल बनाया गया तो वो पर्टिकुलर स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को वो रूल भी वहां पे लागू होगा। फिर है 37, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने अगर रूल बनाए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में रूल्स में मॉडिफिकेशंस करने में, या फिर उसके गाइडलाइंस या डायरेक्शंस में, एडवाइजेस में, सजेशंस में कुछ चेंजेस करने के लिए उनको पावर होती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड पावर है। फिर है एग्जेम्पशंस, अगर कुछ केसेस को आपको एग्जेम्प्ट करना है तो ये डिसीजन अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकता है, या फिर अगर कोई बोर्ड, रजिस्ट्रेशन कमेटी या अदर स्पेशल कमिटीज ये डिसीजन लेना चाहती है या उनके अंडर होता है, तो ये एग्जाम्पशंस के केसेस जो है ये कंडीशन टू कंडीशन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंसेस है जो यहाँ पे स्पेसिफिक केसेस इंसेक्ट्स है या रोडेंट्स है, फंगई है या वीड्स है, उनको किल करने के लिए यहाँ पे कुछ आपको जो इंसेक्टिसाइड्स यूज करने हैं तो उनको भी परमिशन मिलेगी। तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पे लागू नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ अगर एक्टिविटीज होंगी जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है तो वहां पर एग्जाम्पशंस दे सकते हैं। लेकिन ये सभी चीजें डिसाइड करने की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, वही फाइनलाइज करके आपको देगा। तो ये 38 सेक्शंस थे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में। और इसमें जो एक शेड्यूल है वो शेड्यूल बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स बताए गए हैं, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि इंसेक्टिसाइड की डेफिनेशन क्या हो सकती है एक्ट के ओरिएंटेड, तो जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस लिस्ट आउट किए हैं वो सभी इंसेक्टिसाइड्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल है, या फिर हमें होलोक्सिनेरिन है, या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, या फिर बेरियम फ्लोरोसिलिकेट्स है, या फिर कैल्शियम आर्सेनेट है, कैल्शियम साइनाइड है। ऐसे बहुत सारे केमिकल जो शेड्यूल 1 में लिस्ट आउट किए हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड्स कहेंगे। और इसमें कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दी गई है कि टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके हिसाब से उन्होंने कुछ केमिकल्स को बैन भी किया है। तो अगर लिस्टिंग में, पुराने लिस्टिंग में जो भी केमिकल्स थे उसमें से भी कुछ केमिकल्स यहाँ पे बैन हो चुके हैं। तो ये अलग अलग नोटिफिकेशन से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में डीडीटी बैन हो चुका है, या फिर क्लोरोबेंजिलेट, बीबीसीपी, पीसीएनबी, या टॉक्सोफिन, एल्ड्रीन, या फिर क्लोरोड्रेन, हेप्टेकोलॉन, या फिर टेट्राफिन, नाइट्रोफिन, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएचसी पाउडर, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स एज ए इंसेक्टिसाइड यहाँ पे बैन हो चुके हैं। तो ये अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, लेबलिंग लगाने के लिए, या फिर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। धन्यवाद।